हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी बिकॉज पिछले कुछ समय से जो है मतलब 5-6 दिन से जो है तबीयत सही नहीं होने की वजह से कोई भी वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाया। उसके लिए आई एम सॉरी। और जो अब जो है पिछले हफ्ते जो सीसीएनए का और सीसीएनपी के जो वीडियोस आने थे वो नहीं आ पाए, आप लोगों को नहीं मिल पाए। बट कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब जो है आप लोगों को मैं देने वाला हूं आज सीसीएनए का वीडियो, और मे बी कल और परसों 2-3 दिन के अंदर जो है आपको सीसीएनपी के वीडियोस भी देखने को बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। सो गाइस, आज का ये जो हमारा सीसीएनए का जो वीडियो है इसमें डे 3 है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी मॉडल ये क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और ये किस तरह से हमारे नेटवर्क के अंदर जो है वो काम करते हैं, किस तरह से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और अगर ये नहीं होते तो हमारा डेटा जो है वो ट्रांसमिशन कैसे जो है वो पॉसिबल था। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले पूरा डिटेल में आप लोगों को बताने से पहले जो है मैं आप लोगों को बताऊं, जस्ट इमेजिन, राइट। इसको समझने के लिए बस हमें इतना सा इमेजिन करना है कि अगर मेरे कंप्यूटर पे मैंने कोई प्रेजेंटेशन ओपन करके रखी है और उस प्रेजेंटेशन में मैंने कोई कलर्स अलग अलग रखे हुए हैं, कुछ फॉन्ट लिखा हुआ है, कुछ इमेजेस डाल के रखी हैं, तो वो मेरे सिस्टम पे मैंने करा है। लेकिन वही जो अगर मैं आप लोगों को सेंड करूं, या फिर आप लोग जो है डायरेक्टली ऑनलाइन मेरे साथ कहीं पे भी कनेक्ट होते हैं, वेदर इट इज थ्रू दी यूट्यूब लाइव के थ्रू हो, या फिर हम जूम एप्लीकेशन के थ्रू हो, या किसी भी XYZ एप्लीकेशन के जरिए हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन एक साथ करें, मैं स्क्रीन शेयरिंग करूं, तो बस यहां पर यह जानना है कि जो मेरे कंप्यूटर पे जो मैंने चीजें करी हैं, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, वो उसका कलर क्या है, जो पिक्चर्स हैं वो कैसी दिखती हैं, और पिक्चर्स को मैंने किस लोकेशन पे रखा है, राइट। ये आपके डिवाइस, चाहे आप मोबाइल से कनेक्ट हो, चाहे वो आप लैपटॉप से कनेक्टेड हो, चाहे आप कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, तो आपके कंप्यूटर्स को, आपके डिवाइसेस को जो है वो कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज मैंने कैसे अरेंज करी है, राइट। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहां पर आज जो मैं आप लोगों को कवर अप करवाने वाला हूं दैट इज ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स और टीसीपी आईपी मॉडल जो है, इन दोनों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अब गाइज यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीसीपी और ओएसआई मॉडल जो है ये कैसे काम करने से पहले, इनके पहले भी, अभी ये ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत सालों से चले आ रहे हैं। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जिस दिन से हमारे कंप्यूटर बने थे, क्या उस दिन से ये सारी चीजें अवेलेबल थी? नहीं गाइस, सबसे पहले जो है ऐसा नहीं था जैसे अभी हम आसानी से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। आज तो बहुत ही आसान हो चुका है, हर चीज को सेंड करना हम ईमेल्स के जरिए कर लेते हैं, ऑनलाइन एक दूसरे से बात कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर हम 1960s की बात करें, या 1967 से लेके 70 के बीच में या 80 के बीच की अगर बात करें, उस दौरान जो है टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी जितनी आज है, राइट। सो इसी वजह से क्या हो गया था कि बहुत सारे वेंडर्स थे मार्केट के अंदर जो कम्युनिकेशन पूरा करवा रहे थे, राइट। लेकिन अब वहां पे उस वक्त सिनेरियो कैसा था वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो यहां पे क्या है, से फॉर एग्जांपल कि IBM, राइट, जब IBM के जब नेटवर्किंग की स्टार्टिंग हुई थी तो IBM जो है ये काफी बड़ा प्लेयर था स्टार्टिंग के अंदर। 1960 की बात करें तो ये IBM काफी बड़ा प्लेयर था नेटवर्किंग फील्ड के अंदर, IT इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के लिए। तो ऐसे में IBM के जो भी कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करता, चाहे वो कंप्यूटर्स हो या कंप्यूटर है, चाहे फिर इसका कोई भी सर्वर हो, राइट, सर्वर हो, कंप्यूटर्स हो, तो ऐसे में इन्होंने अपने अपने कंप्यूटर्स को बीच में इन्होंने एक सेंट्रल डिवाइस बनाया। अब ये डिवाइस को ना तो स्विच बोला जा सकता था, ना इसको हब बोला जा सकता था, राइट। तो ऐसे में यहां पर इन्होंने क्या करा, खुद का एक सेंट्रल डिवाइस बनाया जिसके जरिए इन्होंने पूरी कनेक्टिविटी करने के बाद ये आपस में जो है कम्युनिकेशन करने लग गए। अब यहां पे IBM ने तो अपने कंप्यूटर्स और अपने सर्वर्स को कम्युनिकेट करवा दिया, लेकिन अगर ऐसा तो है नहीं कि IBM ही एक मार्केट के अंदर प्लेयर था, देयर आर मेनी अदर वेंडर्स
तो उन वेंडर्स ने भी क्या करा, अपने अपने चाहे जो भी उनके डिवाइसेस थे उन सभी डिवाइसेस को उन्होंने क्या करा, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर दिया। तो उन्होंने भी अपना एक सेंटर डिवाइस बनाया और सेंटर डिवाइस बना के उनको भी आपस में कम्युनिकेट करवाया। तो से फॉर एग्जांपल ये आपका एक वेंडर है ABC, कोई भी XYZ कुछ भी मान सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब ऐसे में जब यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया, ऐसे में क्या होगा कि प्रॉब्लम तब आई जब एक क्लाइंट ने, अगर से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसने IBM का कंप्यूटर ले लिया, अब उसको और कंप्यूटर खरीदने हैं, लेकिन जब वो IBM से बाय कर रहा है तो IBM का कंप्यूटर जो है महंगा है, और अगर वो दूसरे वेंडर से बाय करता है तो उसको सस्ता पड़ रहा है। लेकिन यहां पे उसके लिए एक प्रॉब्लम है, उस क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम क्या है, IBM का उसने पहले से जो कंप्यूटर लेके रखा है और जो नया वो अगर दूसरे वेंडर से कंप्यूटर लेता है, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, राइट। सो जब इस तरह की प्रॉब्लम आई तब जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी कमिटी रेडी करी गई कि देखा गया कि यार ऐसा क्या किया जा सके कि जो एंड क्लाइंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे जो उसका एक जो कम्युनिटी रेडी करी गई थी, वहां पर डिस्कशन हुआ, उसके अंदर मीटिंग, एक डिसीजन लिया गया। उसमें डिसीजन ये लिया गया कि भाई ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो IBM, क्योंकि काफी बड़ा प्लेयर था उस वक्त, तो IBM ने क्या करा यहाँ पे उस मीटिंग के अंदर एक एडवांटेज लेने की, एडवांटेज तो नहीं कह सकते, उसने एक पहल करी और पहल करके ये कहा कि ठीक है, सभी वेंडर्स को अगर कम्युनिकेट आपस में सभी डिवाइसेस को करवाना है तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वो ये सॉल्यूशन है कि उन्होंने कहा कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होती कर रहे हैं आप डिवाइसेस की, उन डिवाइसेस को जो है आपको मैं उनके अंदर एक फर्मवेयर अपडेट करेंगे, उसके बाद जो है ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो ऐसे में जब ये फर्मवेयर्स जो है वो हर डिवाइस के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिए गए, तो ऐसे में सभी डिवाइस जो है वो आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया। चाहे फिर वो ABC कंपनी का हो, IBM कंपनी का हो, XYZ कंपनी का हो, राइट, किसी भी कंपनी का हो, तो ऐसे में जो है सभी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करने लग गए। अब ऐसी सिचुएशन पे बेनिफिट किसको हो गया, एंड क्लाइंट को तो बेनिफिट हो गया कि अब उसके पास चॉइस थी, अगर वो IBM का कंप्यूटर बाय करता है तो भी वो कम्युनिकेट नेटवर्क पे कर जाएगा, किसी दूसरे वेंडर का जो है अगर कोई भी डिवाइस या सर्वर बाय करता है तो वो भी कम्युनिकेशन जो है वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है OSI मॉडल अभी तक नहीं आया, ठीक है। सो अगर आप लोग सोच रहे हो यार कम्युनिकेशन तो एस्टैब्लिश हो गया लेकिन OSI तो आपने बताया नहीं, तो OSI अभी भी नहीं आया है, ठीक है। तो यहां पर OSI में क्या हुआ कि अब एंड क्लाइंट तो बेनिफिट में आ गया, लेकिन जो बाकी वेंडर्स थे, जो नए प्लेयर्स जो ऐड ऑन कर रहे थे मार्केट के अंदर, अपने मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस जो है मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे थे, उनको IBM का फर्मवेयर अपडेट करने के लिए उनका जो भी एक एप्लीकेशन रही होगी या जो भी XYZ रहा हो, उसको अपने डिवाइसेस में अपडेट करवाने के लिए, ताकि जो है उनके डिवाइस किसी भी नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट कर सकें, तो ऐसे में उनको जो है IBM को एक X अमाउंट पे करना पड़ता था, जिससे उनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती थी। और ऐसे में कोई भी वेंडर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा था। तो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा था, इस चक्कर में क्या करा गया, वापस जो है जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत फिर एक और डिसीजन लिया गया कि कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि जिससे हमें बीइंग वेंडर टू वेंडर कोई भी इंटरडिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक वेंडर वो किसी दूसरे वेंडर के प्रोटोकॉल्स के ऊपर, किसी दूसरे वेंडर के एप्लीकेशंस के ऊपर, किसी दूसरे वेंडर के जो आप कह सकते हो कोई भी जो भी उसके प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या करा गया कि बोला गया कि चलो ठीक है, वापस एक कमेटी डिजाइन करी गई और उसको बोला कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स डिजाइन करें जिसके तहत सभी को, जितने भी वेंडर्स जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे नेटवर्किंग इक्विपमेंट, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, स्विचेस हों या कुछ भी हो, कोई भी XYZ नेट इक्विपमेंट इंप्लीमेंट करें, डिजाइन करें, मैन्युफैक्चर करें, उनको उन स्टैंडर्ड्स को, उन डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करते वक्त जो है मेंटेन करना पड़ता है। अब ऐसे में ये डिसीजन लेने के बाद जो है 1984 के अंदर जो है जब OSI मॉडल को पूरा रेडी कर लिया गया और OSI मॉडल को रेडी करके 1984 के अंदर लॉन्च करने की बात हुई,
तब ऐसे में जो है टीसीपी आईपी जो मॉडल है, जो कि आज की डेट में हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, राइट, उन सब के अंदर फिजिकली इम्प्लीमेंटेड है। यानी कि हमारा जो ओवर दी नेटवर्क जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो होता है हमारा पूरा टीसीपी आईपी मॉडल के जरिए, ना कि ओएसआई मॉडल के जरिए। ओएसआई जो है ये सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल के हिसाब से जो है वो जाना जाता है, इसको हम स्टडी के हिसाब से जो है इसका यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इसको लॉन्च करने की बात आई तब जो यूएस के अंदर जो यूएस की आर्मी है उन्होंने कहा कि भाई हमने ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल्स डिजाइन करके रखे हैं, इंप्लीमेंट करके रखे हैं, और उन प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे जो है मार्केट के अंदर दो सेट ऑफ रूल्स तो चल नहीं सकते, दो स्टैंडर्ड तो चल नहीं सकते। अगर दो स्टैंडर्ड होंगे तो फिर वो वापस वही कहानी आ जाएगी। तो पूरे वर्ल्ड को अगर आपस में कम्युनिकेट करवाना है, कनेक्ट करना है, इन दैट केस एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। और यूएस आर्मी ने ऑलरेडी एक मॉडल रेडी करके जिसको इंप्लीमेंट करके फिजिकली टेस्ट करके जो देख लिया था, दैट इज दी टीसीपी आईपी मॉडल। उन्होंने ये टीसीपी आईपी मॉडल एक्चुअल में डेवलप करके इंप्लीमेंट कर लिया था, और इसी वजह से जब ओएसआई को लॉन्च करने से पहले टीसीपी मॉडल के साथ में जब कंपेयर किया गया तो समझ में आया कि जो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर जो स्टैंडर्ड्स डिजाइन करे गए थे वही स्टैंडर्ड जो है ओएसआई के अंदर भी अवेलेबल हैं। बट फर्क सिर्फ इतना है कि ओएसआई के अंदर जो स्टैंडर्ड्स टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर मेंटेन करे गए, फिजिकली इंप्लीमेंट करे गए, उनको बहुत ही अच्छे से ओएसआई मॉडल के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, डिटेल्ड में दिखाया गया है। अब ऐसे में जब यहाँ पे ये चीज सामने आई कि भाई यहाँ पे टीसीपी मॉडल ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है तो दूसरा मॉडल लॉन्च नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि ओएसआई मॉडल को काफी डिटेल में बनाया गया था ताकि बहुत आसानी से ये समझा जा सके कि ओवर दी नेटवर्क डेटा जो है वो किस तरह से ट्रैवल करता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि ओएसआई मॉडल, पहले हम ओएसआई मॉडल की बात करेंगे, देन डेफिनेटली मैं आप लोगों को टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में भी बताऊंगा और काफ़ी अच्छे डिटेल में हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे। तो ओएसआई मॉडल जो है इसकी 7 लेयर्स हैं, ठीक है। इन 7 लेयर्स के अंदर क्या है और क्या नहीं है, कौन सी लेयर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स हैं। इसमें सबसे जो नीचे लेयर होती है दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेयर, और इसको लेयर 1 भी बोला जाता है। लेयर 2 को यहाँ पे डेटा लिंक लेयर भी बोला जाता है। लेयर 3 जो है वो हमारी नेटवर्क लेयर है। लेयर 4 जो है दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर 5 जो है वो है यहाँ पे सेशन लेयर। लेयर 6 जो है वो है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, और लेयर जो 7 है वो है हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर जो है वो हमारे इस ओएसआई मॉडल के अंदर बनाई गई हैं, और इसी को हम रेफरेंस मॉडल बोलते हैं क्योंकि ये ऐसी लेयर्स हैं जिनके अंदर वो सारे रूल्स बताए गए हैं जिसके जरिए आज की डेट में हमारा जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो भी नेटवर्क में डेटा जाता है वो इसकी बदौलत ही जाता है। तो इसमें जो सबसे आपकी जो 7th लेयर है, 6th लेयर है एंड 5th लेयर, ये जो 3 लेयर्स हैं इनको अगर क्लब करें तो इनको हम यहाँ पे यूजर सपोर्ट लेयर भी कह सकते हैं, या फिर हम जो है इसको सॉफ्टवेयर लेयर भी कह सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर लेयर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो 3 लेयर्स हैं, चाहे वो लेयर 5 है, लेयर 6 है, लेयर 7 है, ये तीनों ही एक सॉफ्टवेयर लेयर के ऊपर में काम करती हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन के रूप में जो है हमारे सिस्टम्स के अंदर काम करती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर को हम कोर लेयर भी बोलते हैं ओएसआई मॉडल की। अब इसको कोर लेयर बोलने का एक बहुत ही बड़ा मकसद है क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो आपकी एंड टू एंड काम करती है। यानी कि अगर सपोज कर लो कि आपको जो है मुंबई से दिल्ली जाना है, तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास कॉमन होगी, जो आपके मुंबई से लेके दिल्ली के बीच में या दिल्ली से लेके मुंबई के बीच में व्हाटसोएवर उनके बीच में आपके पास कॉमन रहने वाली है। नहीं समझ में आया? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप अगर मुंबई एयरपोर्ट पे गए, आप फ्लाइट के जरिए जा रहे हैं, राइट, तो मुंबई से आपने फ्लाइट पकड़ी,
क्या विदाउट फ्लाइट आप दिल्ली तक जा सकते हो? क्या नहीं जा सकते। तो यहां पर जो है फ्लाइट आपकी मुंबई से दिल्ली तक या दिल्ली से मुंबई तक आपको जो है यहां पे एंड टू एंड कंपनी पूरा पहुंचा रही है। ऐसे ही अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन चाहे हमें जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन लेके जाती है, लेकिन दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में क्या है? ट्रेन काम कर रही है। वो हमें यहां से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट कर रही है। अगर हम बस की बात करें, कार की बात करें, बाइक की बात करें, साइकिल की बात करें, तो यहां पर जो हमारे पास जो कॉमन है दैट इज ये व्हीकल्स जो हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेकर जा रहे हैं। वैसे ही हमारे नेटवर्क के अंदर क्या चीज को हमें ट्रांसपोर्ट करना है? डेटा को, राइट? वो डेटा हमारा इमेजेस हो सकता है, वो डेटा हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, वो डेटा हमारा वीडियो फॉर्मेट हो सकता है, वो डेटा हमारा XYZ जितनी भी तरह की फॉर्मेट्स हैं उन सभी के अंदर भी किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकता है। तो वो जो डेटा है हमारा उसको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस लेयर को ट्रांसपोर्ट का नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है हमारे डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक। यानी कि अगर मेरे कंप्यूटर से आप लोगों को कुछ भेजना है तो मेरे कंप्यूटर से आप लोगों के कंप्यूटर या एंड डिवाइस जो भी है आपके पास, मोबाइल है या जो भी है, वहां तक का ट्रांसमिट जो डेटा को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो ये ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। इसीलिए इसको कोर लेयर बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बिना जो है डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर कह लो, डेटा लिंक की बात कर लो या फिर फिजिकल लेयर की बात कर लो। इन तीनों लेयर्स को हम नेटवर्क सपोर्ट लेयर भी बोलते हैं या फिर हम इनको हार्डवेयर लेयर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो तीन लेयर्स हैं, फिजिकल, डेटा एंड नेटवर्क लेयर, ये तीनों लेयर्स जो हैं वो काफी आपके काम करती हैं, इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं ये। और ये तीनों की तीनों जो हैं वो आपके हार्डवेयर लेवल पे काम करती हैं। और जैसे आपकी तीन लेयर ऊपर वाली जो हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर लेयर पे काम करती हैं, वैसे ये तीन लेयर जो हैं वो आपकी हार्डवेयर लेयर पे काम करती हैं। तो अब इन सभी 7 लेयर्स का जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में करेंगे, क्योंकि अगर हमने जस्ट वैसे ही गो थ्रू कर लिया तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अभी जस्ट यहाँ पे जो मैंने आपको OSI लेयर की जो 7 लेयर्स हैं उनके बारे में समझाया है, और TCP के बारे में अभी तक मैंने बताया नहीं। तो OSI एंड TCP लेयर दोनों का आज हमने हिस्ट्री जानी कि किस तरह से OSI लेयर जो है वो आपका रेफरेंस लेयर बना और ये लॉन्च किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1984 के अंदर, और 1984 से लेके अब तक जो है ये आपका एक रेफरेंस मॉडल के हिसाब से जो है वो काम कर रहे हैं। इसको बहुत इंजीनियर्स जो है स्टडी करते हैं। अगर आपने ये स्टडी नहीं करा, ये आप चीजें आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, तो इन दैट केस आप आगे चल के नेटवर्किंग के अंदर ट्रबल शूट करने में जो है आपको काफी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज मिसिंग है। अगर ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को पता होगा तो आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत आसानी से नेटवर्क के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होंगी उसको जो है आराम से ट्रबल शूट कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को जो है गाइज ये आज का सेशन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है। इसी वीक के अंदर जो है मैं आपको क्योंकि ये वीडियो जो है वो लास्ट वीक आना था, बट तबीयत खराब होने की वजह से लास्ट वीक नहीं दे पाया, तो ये वीडियो हम लास्ट वीक का मान लेते हैं। और इसी वीक के अंदर जो है यानी कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर ही मैं आप लोगों को जो इस OSI मॉडल के जो 7 लेयर्स हैं उनकी पूरी डिटेल, उनकी फंक्शनैलिटी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो हम कवर अप करने वाले हैं। सो बस आज के लिए इतना करते हैं, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ गाइस।